भारत में ना हाल ही में लेबर लॉस को लेकर एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। दर्जनों पुराने और उलझे हुए कानूनों को मिलाकर एक नया सिंपल कोड बनाया गया है और इसका मकसद बस एक है, वर्कप्लेस को सबके लिए सेफ बनाना। जरा सोचिए, एक ऐसा बिजनेस जिसे अपने कर्मचारियों की सेफ्टी के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 अलग-अलग सेंट्रल कानूनों को मानना पड़े और हर कानून के अपने नियम, अपनी शर्तें। किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? खैर, कुछ वक्त पहले तक भारत में यही हकीकत थी। तो चलिए आज इसी कानूनी उलझन को परत दर परत सुलझाते हैं। हम शुरू करेंगे इन उलझे हुए कानूनों के जाल से, फिर देखेंगे कि कैसे एक कोड ने सब कुछ आसान करने का वादा किया। हम ये भी जानेंगे कि वर्कप्लेस पर असल में क्या बदला है, इंस्पेक्टर का नया रोल क्या है, गलतियों की कीमत अब कैसे चुकाई जाती है, और आखिर में हम उस बड़े सवाल का सामना करेंगे, क्या ये सच में एक तरक्की है या बस कुछ नई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव, कानूनों का एक उलझा हुआ जाल। चलिए समझते हैं कि पुरानी व्यवस्था के साथ असल में दिक्कत क्या थी। इस रिफॉर्म से पहले भारत का लेबर लॉ सिस्टम सच में एक घने जंगल जैसा था। 40 से ज़्यादा सेंट्रल कानून और 100 से भी ज़्यादा स्टेट के कानून, सब एक दूसरे में उलझे हुए थे। सोचिए, 2002 में सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने इसे यही नाम दिया था, एक रेगुलेटरी जंगल। पुराने हो चुके नियम और हर कानून में अलग अलग डेफिनेशन हर कदम पर कंफ्यूजन पैदा करते। तो सवाल यह है कि इस जंगल को साफ कैसे किया जाए। जवाब आया एक बड़े आइडिया के रूप में, एक कोड जो सब पर लागू हो। और यहीं एंट्री होती है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस यानी OSHW कोड 2020 की। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इस एक कोड ने पूरे 13 अलग अलग सेंट्रल कानूनों की जगह ले ली। इसमें फैक्ट्रीज एक्ट जैसे बहुत पुराने कानूनों से लेकर सिने वर्कर्स एक्ट जैसे खास कानूनों तक सब शामिल थे। मकसद बिल्कुल साफ था, दशकों से चले आ रहे कानूनी जंजाल को हटाकर सिंप्लिसिटी और कंसिस्टेंसी लाना। ठीक है, ये तो हुई बड़ी बड़ी कानूनी बातें, लेकिन एक आम कर्मचारी के लिए जमीन पर इसका क्या मतलब है? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव है पेड एनुअल लीव को लेकर। पहले एक कर्मचारी को उस साल में कम से कम 240 दिन काम करना पड़ता था, तब जाकर वो छुट्टी का हकदार होता था। अब इस लिमिट को घटाकर सिर्फ 180 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी अपनी जरूरी छुट्टियों का फायदा उठा पाएंगे। और इतना ही नहीं, एक और बढ़िया सुधार हुआ है। अब कर्मचारी साल के आखिर में अपनी बची हुई छुट्टियों के बदले कैश ले सकते हैं। ये एक ऐसा फायदा है जो पहले हर किसी के लिए नहीं था। इससे कामगारों को अपनी मेहनत की छुट्टियों के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब कर्मचारियों के फायदों से आगे बढ़कर ये कोड कानून लागू करने के तरीके में भी एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, एक फिलॉसफिकल बदलाव लाता है। अब बात सिर्फ नियमों की नहीं है, बल्कि एक नई सोच की है, इंस्पेक्टर्स एक हेल्पर के रूप में। तो यहां पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो पुराने इंस्पेक्टर वाली इमेज को भूल जाइए, जो सिर्फ सजा देने और जुर्माना लगाने आता था। अब है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, जिसका रोल बिल्कुल अलग है। उसका काम है कंपनियों को सलाह देना, उन्हें जागरूक करना और सबसे जरूरी, कानून का पालन करने में उनकी मदद करना। तो असल में ये नई सोच काम कैसे करती है? अब देखिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को कंपनी को किसी भी गलती को सुधारने का एक मौका देना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, फौरन सजा देने के बजाय सुधार करने पर जोर देना। और ये जो नया सपोर्टिव अप्रोच है ना, वो इस कोड के एक और बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म में दिखता है, गलती के लिए भुगतान करने का एक तरीका, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। अब ये कंपाउंडिंग शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसे एक तरह का सेटलमेंट समझिए, मतलब किसी मामले को दूसरी देनदारियों के बदले पैसे देकर निपटाना। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोर्ट जाने के बजाय ट्रैफिक टिकट का जुर्माना भर देना। तो ये काम कैसे करता है? कुछ खास तरह के अपराधों के लिए अगर वो पहली बार हुए हैं, तो कंपनियों को एक दूसरा मौका मिलता है। वो एक फीस भरकर मामले को निपटा सकते हैं और बड़ी सजा या मुकदमे से बच सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मौका सिर्फ एक बार मिलता है। 3 साल के अंदर दोबारा वही गलती करने पर यह लागू नहीं होता, ताकि लोग बार बार नियम ना तोड़ें। ये चार्ट दिखाता है कि अलग अलग लेबर कोड्स के तहत ये कंपाउंडिंग फीस काम कैसे करती है। जैसा कि देखा जा सकता है, OSH कोड के लिए फीस अपराध की गंभीरता के हिसाब से मैक्सिमम जुर्माने का 50% से 75% तक हो सकती है।
यह सिस्टम पहली गलती पर एक रास्ता देने और बार बार गलती करने वालों को सख्ती से रोकने के बीच एक बैलेंस बनाता है। सिंप्लीफिकेशन, सपोर्ट, सेकेंड चांस, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं और कुछ जरूरी सवाल पूछते हैं। क्या ये सब सच में तरक्की है या यहाँ कुछ छुपी हुई दिक्कतें भी हैं? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन्होंने कुछ वाकई गंभीर चिंताएं जताई हैं, जैसे कि मैनेजर और सुपरवाइजर जैसे जरूरी शब्दों की कोई साफ परिभाषा नहीं है, जिससे कंफ्यूजन हो सकता है। सिविल कोर्ट को मामलों की सुनवाई से रोक दिया गया है, जिससे झगड़े सुलझाना मुश्किल हो सकता है। और तो और सरकार को नियम बनाने की बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है, लेकिन इन पर नजर रखने का कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। खासतौर पर यह सिविल कोड वाला मामला बहुत चिंता की बात है। जैसा कि एक एनालिसिस में कहा गया है, नया बिल सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित करता है, बिना यह साफ किए कि क्या ऐसे विवाद अभी भी लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा सुने जा सकते हैं। अब असल दुनिया में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनियों को इंस्पेक्टर के आदेशों को चुनौती देने के लिए सीधे हाईकोर्ट जाना पड़े, जो एक बहुत महंगी और लंबी प्रक्रिया हो सकती है। तो आखिर में हम एक अजीब सी सिचुएशन पर आ जाते हैं। मकसद था चीजों को आसान बनाना, एक रेगुलेटरी जंगल को साफ सुथरे रास्ते में बदलना। लेकिन विडंबना देखिए, अगर वो एक रास्ता ही ठीक से ना बना हो और उसमें कंफ्यूजन हो, तो ये नई तरह की परेशानियां पैदा कर सकता है। 13 कानूनों को एक करने का बड़ा मकसद एक ऐसे कोड से कमजोर पड़ सकता है जिसे समझना और लागू करना ही मुश्किल हो जाए। और यहीं पर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। OSHW कोड, क्या ये वाकई भारत के वर्कप्लेसेस के लिए एक आसान, बेहतर कानून है, या फिर ये बस कुछ नई तरह की परेशानियों का एक सेट है? सिर्फ वक्त ही बताएगा कि ये ऐतिहासिक सुधार असल में लाखों कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए एक कदम आगे है या नहीं।